हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैपेसिटर। हम आज इस कैपेसिटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। हमने सुना है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। आप अगर पंखा होता है, जो अपना पंखे के ऊपर का अगर सिलेंडर देखोगे, सीलिंग फैन जो होता है, सीलिंग फैन के ऊपर एक छोटा सा एक कोन टाइप होता है। अगर उस कोन टाइप को आप खोलोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा एक सिलेंडर। वो सिलेंडर क्या होता है? कैपेसिटर होता है। ठीक है ना। आपके सिलेबस के लिए बेसिकली कैपेसिटर एंड कंडेंसर, उसको कंडेंसर कहा जाता है। तो कैपेसिटर कंडेंसर बोथ आर सेम फॉर योर सिलेबस। ठीक है, अभी के लिए वो सेम पकड़ लो आप। सो होता ये है कि वो कैपेसिटर है, या फिर घर पे जो पानी की मोटर होती है, ठीक है ना, पानी जो, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों में, अभी आपको पता नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द अपार्टमेंट्स, लेकिन जो जिनका घर होता है उनको पता है कि एक टैंक होता है नीचे, अंडरग्राउंड टैंक होता है। अंडरग्राउंड टैंक में से अगर जो पानी आपको अगर ओवरहेड टैंक में पहुंचाना है तो एक छोटी सी मोटर लगाई जाती है बाहर से। वो जो छोटी मोटर होती है उसके ऊपर अगेन एक सिलेंडर होता है। बेसिकली वो भी कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर क्यों लगता है? तो कभी कभी क्या होता है, ठीक है ना, कभी कभी आपको खूब बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे मेरे बचपन में जब कैसे होता था कि वो भाजी वाली आती थी, ठीक है ना, सब्जी वाली हमारे दरवाजे पे आती थी, तो वो पूरा उसका टोकरी होता था। वो पूरी की पूरी टोकरी जो होती थी, वो पूरी की पूरी टोकरी नीचे रखती थी। जब हमारा सब्जी खरीदना वगैरह खत्म हो गया तो वो हम क्या करते थे, वो बोलते थे कि बेटा हाथ लगा दो इसको। तो हम क्या लगा करते थे वो, और हम दोनों मिला के उसको उठाते थे और उसके सर पे रख देते थे। नाउ ठीक है ना, शी इज रेडी टू गो अलोंग। सो द थिंग इज कि अरे अब अगर उसको ऐसे उठाना नहीं हो रहा अकेले से, तो अगर ऐसे उठाना कैसे हो सकता है? सो मुद्दा ये होता है कि बहुत थोड़े से कम टाइम के लिए आपको कभी कभी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, उसके बाद नहीं लगेगी, शायद उसके बाद नहीं लगेगी। कभी कभी आपका पंखा जो होता है ना, पंखा बंद होने के बाद आपके पापा मम्मी भी आपको शायद कहते होंगे कि एक काम कर, लाठी ले और उसको मार, ठीक है ना। उसके पंखे को आप हाथ से घुमाते हो तो वो हाथ से घुमाने के बाद थोड़ी देर बाद चलना शुरू हो जाता है अचानक से। ये क्यों होता है? बिकॉज उसका कैपेसिटर खराब हो गया। हम कहते हैं उसका कंडेंसर खराब हो गया। हुआ क्या? तो इनिशियली जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट अपना अपना इनर्शिया लेके बैठे हुए हैं। तो टू मेक देम मेक द मोशन, मेक द मूवमेंट, आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है देन दैट ऑफ वट एवर द एनर्जी दे आर गेटिंग। थोड़ी देर के लिए उनको बस इनर्शिया से बाहर निकालने के लिए वो जो एनर्जी होती है, आपने देखा होगा कि आपको घर में साफ सफाई चल रही होती है, आपको बोला जाता है कि टेबल को धक्का मार के निकाल दो। आप क्या करते हो? पहले बहुत जोर लगाते हो, देन यू स्लोली, हाँ चलो यार, एक बार हिलना शुरू हो गया तो गो ऑन कंटिन्यूइंग, ठीक है ना। अगर फोर व्हीलर बंद हो गई तो फोर व्हीलर को पहले बहुत ज्यादा धक्का देते हो। एक बार चलना शुरू हो गई तो यू डोंट नीड दैट मच ऑफ फोर्स, ठीक है ना। सो कभी कभी कुछ एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनिशियली थोड़ी सी ज्यादा लगती है। पंखा बंद है, पंखे को अगर मुझे घुमाना है तो पंखा इज अ हेवी थिंग, पंखा हेवी होता है। मोटर जो होती है, मोटर हेवी होती है, उसमें जो पंखा फिर घूम रहा है, ठीक है ना, वो हेवी होता है। तो उसको इनिशियली रोटेशन में लाने के लिए मुझे बहुत कम समय के लिए लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और वो एनर्जी हमेशा जो सप्लाई आपके घर में आता है उससे मिलेगी, नॉट नेसेसरी। तो आप क्या करते हो? वहां पे कैपेसिटर लगाते हो। कैपेसिटर क्या करता है? ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम में वो क्या करता है? वो पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर करके रखता है। जैसे ही आपको लगता है कि वो एनर्जी चाहिए मुझे, आप बटन शुरू करते हो, इनिशियली जैसे ही वो एनर्जी आती है वो पूरी की पूरी एनर्जी वहां पे उड़ेल देता है। धाड़ करके एकदम से एनर्जी आ गई, योर सिस्टम स्टार्टेड वर्किंग, बट नाउ कैपेसिटर इज एम्प्टी। कैपेसिटर एम्प्टी क्योंकि उसने अपने पास जितनी एनर्जी थी खट करके एकदम से दे दी। नाउ कैपेसिटर इज एम्प्टी। तो जैसे ही सिस्टम शुरू हो गई चलना, अब कैपेसिटर का काम क्या है? एनर्जी स्टोर करो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम लगने वाली है। गेटिंग द पॉइंट? सो ये जो काम होता है ये कैपेसिटर का होता है। सो बेसिकली कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करनी है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती किस में है? चार्जेस में। इसलिए हम इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करते हैं, यानी क्या करते हैं? हम चार्जेस स्टोर करते हैं। हम चार्जेस स्टोर करते हैं। सपोज कंसीडर करके चलो, एक रैंडम कंडक्टर है, एक रैंडम कंडक्टर है। रैंडम कंडक्टर पे मैंने चार्ज रख दिया, चलो प्लस 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 प्लस, इस पे मैंने चार्ज रख दिया प्लस। अब किसी भी रैंडम कंडक्टर पे पहले कोई भी चार्ज नहीं था, सपोज पहले कोई भी चार्ज नहीं था, मैंने एक चार्ज लिया, यहां पे लाके रख दिया। इस पूरे के पूरे
कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी स्टिल जीरो, बिकॉज पहला चार्ज तो ऐसे ही आया विदाउट एनी हर्डल। दूसरा चार्ज मैंने लाके यहां पे रख दिया इस कंडक्टर पे। अब क्या होगा, अब इस कंडक्टर पे मैंने दूसरा वाला चार्ज रख दिया, तो वो दूसरा वाला जो चार्ज था वो पहले वाले चार्ज के रिपल्शन से अपोज में जाके वहां पे जाके बैठ गया इसमें, इसलिए इसका मतलब वो खुद की पोटेंशियल एनर्जी लेके वहां पे पहुंचा। सही है, वो खुद की पोटेंशियल एनर्जी लेके वहां पे पहुंचा। अब तीसरा चार्ज दूसरे पहले जो दो चार्ज कंडक्टर पे बैठे हुए हैं उनके अपोज में जाके पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके वहां पे जाके बैठ गया। इसका मतलब जैसे जैसे मैं चार्जेस वहां पे डालता जाऊंगा वैसे वैसे उस सरफेस की, उस कंडक्टर के सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज्यादा चार्ज रखोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना ज्यादा चार्ज रखोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। गेटिंग द पॉइंट। अब इसके आगे होता क्या है कि ये वाला जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये वाला प्रोपोर्शनलिटी साइन मुझे निकालना है, तो मैं निकाल दिया मैंने वो प्रोपोर्शनलिटी साइन, और मैंने वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा, V इज इक्वल टू Q बाय C। ये होता है कैपेसिटर ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना, कैपेसिटर ऑफ अ कंडक्टर। एवरी कंडक्टर विच कैन स्टोर द चार्जेस इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। कोई भी कंडक्टर जो होता है जो चार्जेस स्टोर कर सकता है, रादर सारे कंडक्टर चार्जेस स्टोर कर सकते हैं। सो जो भी चार्जेस स्टोर करता है V इज इक्वल टू Q बाय C। तो यहां पे मैं C इज इक्वल टू Q बाय V, ये वाला फॉर्मूला मुझे मिल जाता है, C इज इक्वल टू Q बाय V। लेकिन याद रखना C इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जैसे हमने ओम्स लॉ में देखा था। ओम्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है ना, वहां पे हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल के R रखा था। R इज रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर बट इट इज नॉट डिपेंड अपॉन V एंड I। V और I को यूज करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो उस पर डिपेंडेंट है, बिकॉज इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। उस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट था। वैसे ही यहां पे कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाय V। इसका मतलब ये V पे या फिर Q पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द कंडक्टर। और वो किस मीडियम में रखा है वो बाद में देखेंगे, लेकिन कंडक्टर पे डिपेंडेंट होता है। कैपेसिटेंस कंडक्टर पे डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब C इज इक्वल टू Q बाय V में इट इज डिपेंड अपॉन द कंडक्टर, लेकिन इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मुझे ये बताता है कि जैसे जैसे मैं Q बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे Q बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। अब C इज इक्वल टू Q बाय V, यहां तक आया समझ में। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। चलो अब एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर करो जिसका चार्ज कितना है, प्लस 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 प्लस, ठीक है ना। इस पे चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है। ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पे Q चार्ज रखा हुआ है। तो अगर इस पे Q चार्ज रखा हुआ है तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, हमने देखा है V इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R। ये देखा है हमने, स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे इतना पोटेंशियल होगा। सो V बाय Q, सो Q बाय V इज इक्वल टू R बाय K। अब मुझे K की वैल्यू पता है, K इज नथिंग बट K कितना होता है आपका, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा तो वो ऊपर चली जाएगी। सो मुझे C इज इक्वल टू Q बाय V इज इक्वल टू C। सो C इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये बेसिकली आपका कैपेसिटर की वैल्यू है। यानी स्फेरिकल कंडक्टर कैन स्टोर दिस मच, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इतनी कैपेसिटी होती है, विच इज डिपेंड अपॉन R एंड एप्सिलॉन नॉट। R मींस रेडियस ऑफ दैट कंडक्टर। इसका मतलब ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसकी रेडियस पे इसकी कैपेसिटी डिपेंड है, और दूसरा एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब जिस मीडियम में वो कंडक्टर रखा है उस पे डिपेंडेंट है। यानी ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एप्सिलॉन नॉट एंड R पे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एंड R। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, अगर अर्थ इज अ वेरी गुड कंडक्टर, अर्थ इज अ वेरी गुड कंडक्टर, अगर अर्थ अच्छा कंडक्टर है तो अर्थ का शेप अगर मैं रफली स्फीयर ले लेता हूं तो अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। अगर 6400 किलोमीटर उसकी अर्थ की रेडियस है तो मुझे कितना मिलेगा, 4 इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे कितनी वैल्यू मिलती है, ठीक से देखना। इसको, इस टोटल को अगर मैंने पूरा सॉल्व किया तो आई गेट द वैल्यू
711 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये मुझे कितना मिलता है 711 माइक्रोकूलम, ये कैलकुलेशन करने के बाद। यानी देखो अर्थ जितना बड़ा अगर मैं स्फीरिकल कंडक्टर लेता हूं तो उतने कंडक्टर में कितना चार्ज स्टोर होगा, 711 माइक्रोकूलम, इतना सा चार्ज स्टोर होगा। सो इसका मतलब मैं इस पे ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, मैं इस पे ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। दूसरा एक प्रॉब्लम देख लो, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इस पे मैं कितना चार्ज डाल सकता हूं, ठीक है ना, मैं इस पे कितना चार्ज डाल सकता हूं। देखो मैंने इस पे चार्ज डाल दिया, मैंने इस पे चार्ज डाल दिया, चार्ज डाल दिया, चार्ज होगा क्या, क्या प्रॉब्लम होगा, कितना भी चार्ज डाल सकते हैं सर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, प्रॉब्लम है, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या होगा, यहां पे मैं जैसे ही चार्ज डालना शुरू कर दूंगा, यहां पे एक यूनिट एरिया कंसीडर करो, यहां पे दूसरा यूनिट एरिया कंसीडर करो, इस यूनिट एरिया पे प्लस चार्ज है, इस यूनिट एरिया पे भी प्लस चार्ज है, दोनों यूनिट एरिया एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों यूनिट एरिया एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज सेम चार्ज है तो रिपल्शन तो होगा ही। जैसे ही चार्ज रिपल्शन होगा वैसे वैसे पूरा जो सरफेस है कंडक्टर का सरफेस पे, उस पे टेंशन आ जाएगा, ठीक है ना, उस पर टेंशन आ जाएगा। यानी आपको एक एग्जांपल करना है, आप अगर एचसी वर्मा देखोगे तो एचसी वर्मा में भी एक अच्छा वाला एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर बबल जो होता है, बबल, ठीक है ना, सोप बबल जो होता है, सोप बबल पे अगर मैं चार्ज रख दूं तो क्या होगा, तो सोप बबल की रेडियस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, दिस इज द रीजन। क्या होता है कि उस पर चार्ज रखने के बाद वो पूरा का पूरा जो बबल है, उस बबल के हर यूनिट एरिया पे जो भी चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देगा, इसकी वजह से बबल की साइज बढ़ जाएगी। Getting the point? Charged bubble has more radius than the neutral bubble. न्यूट्रल बबल से चार्ज बबल की रेडियस ज्यादा होती है, तो यहां पे भी वही होगा। इसका मतलब जैसे ही मैं इस पे चार्जेस डालता जाऊंगा वैसे वैसे पूरा का पूरा सरफेस जो है उस पर टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है वैसे वैसे वो जो पूरा का पूरा कंडक्टर होता है, वो पूरा का पूरा कंडक्टर अंडर स्ट्रेस आ जाता है। फिर भी मैं अगर चार्जेस डालता जाऊंगा तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर फट जाता है। फट जाना यानी उसका आयनाइजेशन होता है। उसका क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। पूरा का पूरा सरफेस जो होता है, पूरा पूरा कंडक्टर जो होता है, उसका आयनाइजेशन हो जाता है। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसको क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बाद में आपको देखना है उसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, लेकिन अभी आप देखो कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। सो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। यानी मैं जैसे जैसे चार्ज डालता जाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, चार्ज डालता जाऊंगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये कभी तक भी चलेगा नहीं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक चलेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक चलेगा, उसके आगे नहीं चलेगा। इसका मतलब उसकी कैपेसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके रुक जाती है, उसकी कैपेसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके रुक जाती है। सो ये एक प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है इसका, और एक प्रॉब्लम है। अब देखो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेसिटर क्यों है, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेसिटर कि यार उसने एनर्जी स्टोर करनी चाहिए, तो एनर्जी स्टोर कर सकता है, हाँ स्टोर कर सकता है। एनर्जी किस में स्टोर होती है, याद रखना किसी भी चार्ज की एनर्जी जो होती है वो किस में स्टोर होती है, तो उसकी एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। गेटिंग द पॉइंट, उसकी एनर्जी किस में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, पूरी की पूरी फील्ड में उसकी एनर्जी स्टोर होती है। तो अगर मैं एक चार्ज हाथ में पकड़ लूं, यहां पे एक चार्ज है, तो इसकी एनर्जी कहां तक है, इन्फिनिटी तक। सर अच्छा है ना सर, फिर तो पूरी की पूरी एनर्जी उसकी वहीं पे है। प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको एक जोक सुनाता हूं कि एक जोक सुनाता हूं आपको। क्या हुआ कि रात का समय था, एक आदमी गाड़ी पे जा रहा था, उसकी गाड़ी की हेडलाइट बंद थी। तो पुलिस ने उसको पकड़ा, पुलिस ने उसको पूछा कि तुम्हारी गाड़ी की लाइट बंद है, यू हैव टू गेट चार्ज। वो बोला कि नहीं सारी गाड़ियों की लाइट चल रही है, वो स्ट्रीट लाइट चल रही है, तो मेरी गाड़ी के लाइट से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, मेरी गाड़ी की लाइट से क्या फर्क पड़ता है। तो वो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उसकी गाड़ी की टायर की हवा ही निकाल दी। गाड़ी की टायर की हवा निकालने के बाद उसने बोला कि सभी जगह पे हवा है, तो तुम्हारी गाड़ी में हवा रहने से क्या फायदा, ठीक है ना, तुम्हारे टायर में हवा नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। सो मुद्दा ये है बताने का कि कभी कभी क्या लगता है कि एनर्जी फैली हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वी कैन यूज दैट, ठीक है ना, एनर्जी फैली हुई है इसका मतलब ये नहीं होता कि यू कैन यूज दैट, ठीक है। अगर आपको बोला गया कि नहाना है तो पानी लाओ, ठीक है ना, तो आपने क्या किया, ये बाल्टी भर के पानी लिया, रास्ते पे डाल दिया, बोला कि बहुत पानी है नहा लो, नहीं होता है,
ठीक है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें आपको ऐसी लगती है कन्फाइंड रीजन में, एंड जब चाहो आप उतनी क्वांटिटी में आपको यूज करनी आनी चाहिए। कभी कभी आपको कैसे लगता है कि पानी यार मुझे कन्फाइंड रीजन में चाहिए और मुझे जब चाहिए तब मैं उतना ज्यादा उसको यूज कर सकूं। गेटिंग द पॉइंट? तो वैसे ही कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो उसके चार्जेस थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। इसका मतलब मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि वो जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कन्फाइंड रीजन में आनी चाहिए। कन्फाइंड रीजन में आनी चाहिए यानी अब एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक होती है? 0 टू इंफिनिटी तक होती है। 0 टू इंफिनिटी तक होती है। अगर 0 टू इंफिनिटी है तो उसको कन्फाइंड रीजन में कैसे लाएं? बिकॉज रीजन इज इंफिनिटी, तो इंफिनिटी को रीजन में कैसे लाया जाए? सो उसके बारे में देखेंगे। ये दो मेजर फैक्टर्स हैं। कौन कौन से दो मेजर फैक्टर्स? पहला, कैपेसिटी बहुत कम होती है सिंगल कंडक्टर की, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि एनर्जी जो है वो कन्फाइंड रीजन में नहीं होती। इन दो प्रॉब्लम के हिसाब से हमें कैपेसिटर का इवोल्यूशन के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर की इवोल्यूशन के बारे में स्लोली बात करेंगे, ठीक है। सो जो कुछ भी मैं यहाँ पे बोल चुका हूं नोट डाउन कर लो, देन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो हुआ क्या कि एक कंडक्टर लिया मैंने, कंडक्टर पे चार्ज रख दिया, इस कंडक्टर पे चार्ज रख दिया, ठीक है ना। इस कंडक्टर पे क्यू चार्ज है, इस कंडक्टर पे क्यू चार्ज है। अब देखो हुआ क्या कि मैंने इसके बाजू में एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया, इसके बाजू में एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया। अब हुआ क्या, ये वाला जो था, ये वाला इनिशियली ये वाला जो चार्ज था, इस चार्ज की वजह से इस कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल था, इस चार्ज की वजह से इस कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल था। अब हुआ क्या, मैंने ये वाला न्यूट्रल कंडक्टर यहां पे लाके रख दिया, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। गेटिंग द पॉइंट? यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब हुआ ये कि अब ये वाला जो सरफेस है, इस वाले सरफेस पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा। अब ये होगा कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो इस चार्ज से ज्यादा होगा, बिकॉज नजदीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो जब ये कंडक्टर नहीं था, तब अगर उसका पोटेंशियल V था, ठीक है, और ये कंडक्टर रखने के बाद अगर इस सरफेस का पोटेंशियल V डैश हो जाता है, तो ऑब्वियसली मुझे समझ में आ जाता है, ठीक से देखो, ऑब्वियसली मुझे समझ में आ जाता है कि V इज ग्रेटर देन V डैश, यानी बेसिकली इसके ऊपर का इफेक्टिव पोटेंशियल कम हो गया। अगर इसके ऊपर का इफेक्टिव पोटेंशियल कम हो गया लेकिन उस पर चार्ज Q ही है, चार्ज Q है लेकिन इफेक्टिव पोटेंशियल कम हो गया, यानी C इज इक्वल टू Q बाय V। यानी क्या हुआ, कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ गई, कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ गई। सर आपने तो अभी कहा था कि Q पे या फिर V पे वो डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन वो सिंगल सोलो कंडक्टर के बारे में मैंने बताया था। अभी यहां पे बेसिकली हम पूरी सिस्टम चेंज कर रहे हैं। अब इस पूरी सिस्टम के कैपेसिटेंस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस पूरी सिस्टम का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V होगा। ये वाला जो कंडक्टर है, ये वाले कंडक्टर पे एक्चुअली मैंने चार्ज रखा हुआ है, इसका मतलब इस वाले कंडक्टर पे जो चार्ज है उसकी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और उसकी एनर्जी डिपेंड करेगी कितना चार्ज उस पर आ सकता है। उस पर उतना ही चार्ज आ सकता है जितना वो सहन कर सके, और उसकी सहन शक्ति कम क्यों होती है? बिकॉज उसके ऊपर पोटेंशियल बढ़ता जाता है जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाता जाऊंगा। यहां पे उतना ही चार्ज रख के पहले पोटेंशियल V था, अब पोटेंशियल V डैश हो गया, यानी मैंने पोटेंशियल का इफेक्ट कम कर दिया। चार्ज उतना ही है, चार्ज उतना ही है, मैंने पोटेंशियल का इफेक्ट कम कर दिया, यानी अब C इज इक्वल टू Q बाय V की जगह पे अगर C इज इक्वल टू Q बाय V डैश रखूंगा तो ऑब्वियसली क्या हुआ, C बढ़ गया, यानी क्या हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ गया। गेटिंग द पॉइंट? कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो न्यूट्रल कंडक्टर रखने के बाद यहां का कैपेसिटेंस कम हो रहा है, देखो ठीक से, न्यूट्रल कंडक्टर, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं, पोटेंशियल कम हो रहा है और कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। न्यूट्रल लगने के बाद यहां पे कैपेसिटेंस बढ़ रहा है ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव कंडक्टर ही रख दो। तो अगर नेगेटिव कंडक्टर ही मैं यहां पे नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर ही यहां पे रख दूंगा, तो अगेन V डैश विल बी ग्रेटर देन V डबल डैश, यानी V डबल डैश यानी अगर नेगेटिव रखा तो और कम हो जाएगा, बिकॉज वहां पे तो अभी पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है जो इसका पोटेंशियल न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर सके।
इसका मतलब न्यूट्रल रखा तो और कम हुआ, अगर निगेटिव ही रख दिया तो और कम हो जाएगा, इसके ऊपर का पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो यहां पे ये अगेन कैपेसिटर बढ़ जाएगा। यही तो हम करते हैं कैपेसिटर में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको पढ़नी है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो दे कैन स्टोर मोर नंबर ऑफ चार्जेस बाय नॉट टचिंग द पोटेंशियल। पोटेंशियल पे ज्यादा इफेक्ट ना करते हुए भी वो बढ़ा सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो यहां तक आ गया। सो ये वाला पार्ट। सो यहां पे क्या हुआ, यहां पे मुझे पता चल गया कि यार चार्ज स्टोरेज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चार्ज स्टोरेज कैसे बढ़ा सकते हैं? स्लोली 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 इवॉल्व होके हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यहां पे मैं प्लस क्यू चार्ज रखता हूं, यहां पे माइनस क्यू चार्ज रखता हूं, तो इसका टोटल कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। इस सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। गेटिंग द पॉइंट? इस टोटल सिस्टम इसका टोटल कैपेसिटेंस बढ़ गया। अगर इसका टोटल कैपेसिटेंस बढ़ जाता है तो पहला काम तो मेरा हो गया कि मेरा कैपेसिटेंस बढ़ाना था तो बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ाना तो बढ़ गया। दूसरा पार्ट, अब मुझे क्या करना है कि मुझे पूरी की पूरी एनर्जी कन्फाइंड रीजन में लाके रखनी है। पूरी की पूरी एनर्जी कन्फाइंड रीजन में लाके रखनी है, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक से देखना। अब होगा क्या, देखो ठीक है। अब देखो, इस पे चार्ज Q है, प्लस Q चार्ज है, इस पे माइनस Q चार्ज है। ये पूरी की पूरी एक प्लेट है, ठीक है, एक पूरी की पूरी प्लेट है, ये भी पूरी की पूरी प्लेट है। इस प्लेट का एरिया अगर A है तो इसका भी एरिया A है। इस पे Q चार्ज है तो इस पे माइनस Q चार्ज है, तो इसका मतलब इस पे सिग्मा कितना आएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया Q बाय A होगा, और इस पे कितना होगा? माइनस Q बाय A होगा, इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है ना, दोनों सरफेस पे। अब हमने किया हुआ है कि ये दोनों जो प्लेट्स होती हैं ये बहुत नजदीक होती है एक दूसरे के, इसलिए इनके बीच में अगर मैं ये पॉइंट रखता हूं तो इस पॉइंट के लिए ये वाली जो शीट है वो इनफाइनाइट शीट है, क्योंकि वो बहुत नजदीक पॉइंट है। अगर बहुत नजदीक है तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। गेटिंग द पॉइंट? अगर मैं ये वाला जो वॉल है, इस वाले वॉल को अगर मैं नाक चिपका के ऐसे खड़ा हो जाऊं, ठीक है ना, तो मेरे लिए ये वॉल की ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कितना दूर है? इनफाइनाइटली दूर है, इनफाइनाइटली दूर है। गेटिंग द पॉइंट? इनफाइनाइटली दूर है। अगर ये वाला जो उंगली है, ये वाला उंगली अगर मैं आंख के एकदम नजदीक लेके जाऊं तो इस वाली उंगली की विड्थ कितनी है मेरे लिए? इनफाइनाइट, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं देख सकता अब, बिकॉज ये वाला इनफाइनाइट लेंथ का ऑब्स्टेकल मेरे सामने आ गया है। गेटिंग द पॉइंट? सो इट्स अबाउट कि डिस्टेंस। सो कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ये वाला जो विड्थ है, सॉरी ये जो हाइट है शीट का, वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है। तो अगर इनफाइनाइट शीट है, ठीक से देखना, अगर इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, ये पूरी की पूरी इनफाइनाइट शीट है, तो इस इनफाइनाइट शीट की वजह से मैं 3 पॉइंट कंसीडर करता हूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट कंसीडर करो। ये ए वाला जो पॉइंट है, इस इनफाइनाइट शीट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो मुझे पता है इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम कर चुके हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसकी वजह से? इस शीट की वजह से। और इस शीट की वजह से भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। तो वो कितनी होगी? अगेन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग द पॉइंट? उसी डायरेक्शन में होगी, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो टोटल दोनों हैं उनके बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला सी वाला पॉइंट कंसीडर करो, सी वाले पॉइंट पे, ठीक है, बहुत नजदीक वाला पॉइंट है, वो भी नजदीक वाला पॉइंट है, तो उसकी इस शीट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब दिस साइड में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां पे भी इस डायरेक्शन में होगी, इस चार्ज की वजह से, ये प्लस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में होगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी कितनी है? 0। इसका मतलब इन दो शीट्स की वजह से जो भी चार्ज है यहां पे, टोटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन दो प्लेट्स के बीच में है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड रीजन में आ गई, आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड रीजन में आ गई। सो दिस इज द थिंग, यानी हमारा काम क्या था? हमें 2 चीजें करनी थी, एक तो कैपेसिटेंस बढ़ाना था और दूसरा क्या करना था हमें? दूसरा हमें
एनर्जी कन्फाइंड रीजन में लानी थी, तो ये एनर्जी कन्फाइंड रीजन में आ गई, एनर्जी कन्फाइंड रीजन में आ गई। पहले से हम कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं कि सर एनर्जी कन्फाइंड रीजन में लानी है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है एंड ऑल। एक्चुअली कितनी एनर्जी स्टोर करता है, हम कितनी एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली कैपेसिटर, हाउ मच एनर्जी डज अ कैपेसिटर कैन स्टोर। ठीक है, अब देखो ये वाला जो कैपेसिटर है, इस वाले कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज क्यू है, सपोज छोटू क्यू चार्ज, ठीक है ना। तो अगर ये क्यू चार्ज है इस पे, तो उस पे पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू क्यू बाय सी। कितना होगा चार्ज, V इज इक्वल टू क्यू बाय सी। अब मैंने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज ले लिया, एक छोटा सा चार्ज ले लिया, जो मैंने यहां पे ये सॉरी माइनस क्यू होगा, छोटा सा चार्ज ले लिया और छोटा सा चार्ज मैंने यहां पे डाल दिया। जैसे मैं वो चार्ज यहां पे डाल रहा था, उस चार्ज को एग्जिस्टिंग चार्जेस की वजह फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट उसको काम करना पड़ेगा, उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट उसको काम करने पड़ेगा। तो वो कितना वर्क डन करेगा, सो dw बाय दैट चार्ज इज नथिंग बट v इंटू डी क्यू, बिकॉज ये वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, v इंटू डी क्यू, इसलिए डायरेक्टली मैंने ले लिया यहां पे v इंटू डी क्यू। अब मुझे पता है v इज इक्वल टू क्यू बाय सी, सो यहां पे मैंने क्या लिखा, v इज इक्वल टू क्यू बाय सी, सो क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। ठीक है, क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। अब ऐसे मैं बहुत सारे चार्जेस वहां पे डाल रहा हूं। कितने चार्जेस डालने मैंने वहां पे मैंने क्यू चार्जेस डाल, एक्स्ट्रा वाला क्यू चार्ज डाल, क्यू जीरो चार्ज डाल दिया, सपोज मैंने वहां पे कितना क्यू जीरो चार्ज डाल दिया, तो टोटल वर्क डन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, सो क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू क्यू जीरो क्यू बाय सी इंटू डी क्यू, विच इज नथिंग बट क्यू स्क्वायर बाय सी, कहां से कहां तक, जीरो टू सॉरी क्यू स्क्वायर बाय टू सी, जीरो टू क्यू जीरो। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, उसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 1/2 क्यू जीरो स्क्वायर बाय सी, ये वाला फॉर्मूला मिलता है। अब मुझे पता है कि क्यू जीरो इज इक्वल टू सी इंटू वी जीरो। वी जीरो मीन्स पोटेंशियल व्हेन क्यू जीरो चार्ज इज एडेड ओवर देयर, पोटेंशियल व्हेन क्यू जीरो चार्ज इज एडेड ओवर देयर। जब मैं क्यू जीरो चार्ज वहां पे ऐड करता हूं तो कितना मिलता है, क्यू जीरो इज इक्वल टू सी वी जीरो, यानी यहां पे मैं सी वी जीरो की वैल्यू रखता हूं तो सी स्क्वायर वी जीरो स्क्वायर, तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे, 1/2 सी वी जीरो स्क्वायर। ये होती है टोटल एनर्जी व्हेन आई मूव द चार्ज ऑफ क्यू जीरो ऑन टू द कैपेसिटर। जैसे मैं चार्ज क्यू जीरो कैपेसिटर पे स्टोर कर देता हूं तो टोटल एनर्जी कितनी मिलती है मुझे, टोटल एनर्जी 1/2 क्यू जीरो स्क्वायर अपॉन सी, इतनी एनर्जी मिलती है। अगर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे कैपेसिटर की कैपेसिटी इतनी है और उसके ईच प्लेट पे क्यू वी जीरो इतना पोटेंशियल है, तो उसमें कितनी एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो E इज इक्वल टू 1/2 सी वी जीरो स्क्वायर, इतनी एनर्जी उसमें स्टोर्ड है। सो ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में और चीजें हमें देखनी है, विल सी देम इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमें और थोड़ा थोड़ा बातें करनी है, सो विल गो इनटू इट। ठीक है, थैंक यू।